नमस्कार। एक नई श्रृंखला में मैं आज फिर रानी शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ और आशा करती हूँ कि जैसे आप लोगों ने मेरे पिछले कार्यक्रमों को बहुत चाहा और उनकी बहुत प्रशंसा की और मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया, उसी प्रकार ये एक नई श्रृंखला आज से मैं शुरू करने लगी हूँ जिसका नाम है वीरांगनाओं की कहानी रानी की जुबानी। आशा करती हूँ कि आपको ये एपिसोड भी अच्छे लगेंगे और इसमें भी आप मेरा उत्साह उतना ही बढ़ाएंगे जितना आपने मेरा पिछले बारी साथ दिया। तो इस बारी मैं कुछ वीरांगनाओं को लेके आप सभी के समक्ष आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब उनके बारे में जानें, क्योंकि इतने साल हमारी जो वीरांगनाएं हैं, हमारी जो महिलाएं हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस धरती के लिए बहुत कार्य किए, लेकिन उनके नाम काफ़ी गुम हो गए। और क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश क्या समाज है जिसमें वीरांगनाएं बहुत हैं, लेकिन उनको कितना उनके बारे में जाना गया और उनको कितना दबाया गया, इसके बारे में बहुत सी बातें जो हम धीरे धीरे सभी वीरांगनाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में बात करेंगे तो हमें पता चलेगी। आज की जो मेरी वीरांगना है वो इस देश की पहली महिला शिक्षिका, जिनके बारे में मैं बहुत कम जानती थी, मैंने ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने इनके बारे में पढ़ा और इनके बारे में मैंने और जानकारी प्राप्त करी तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश में उस वक्त पे जब हमारे समाज में इतनी कुरीतियाँ थी और हमारा समाज गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, उस वक्त पे भी ऐसी वीरांगनाएं थीं जिन्होंने अपना सारा का सारा जीवन अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए समर्पित कर दिया। ऐसी ही जो वीरांगना है उनका नाम है सावित्रीबाई फुले, जो इस देश की पहली महिला शिक्षिका थी। ये बात है करीब 200 साल पहले की, जब इस महिलाओं को पढ़ने की और उनको समाज में खड़े होने की, बात करने की कोई अधिकार नहीं था और ना ही उनको कोई चाहता था कि ये आगे बढ़े, क्योंकि पुरुष प्रधान देश में ये था कि जो कुछ भी कार्य करना हो वो पुरुषों के लिए, और वो भी उच्च वर्गीय, जो नीच वर्ग के लोग थे उनके लिए ये बातें भी बहुत असहनीय थी। तो इन्हीं के ऊपर हम कुछ जानकारी आप लोगों के समक्ष रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी उनके बारे में कुछ जानें। जैसा कि और मैं इन वीरांगनाओं को जब मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ, उनके बारे में जानती हूँ, तो मन करता है कि मैं जितना उनके बारे में जितने शब्द उनके बारे में बोल सकूँ उतने कम मेरे को पड़ते हैं। मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। जो हमारे देश में जो शिक्षा का महत्व था, हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारे देश में शिक्षा का महत्व आज से कोई 2,500-3 हज़ार साल पहले बहुत था। उस वक्त पे हमारे देश में काफ़ी महिलाएं भी शिक्षित होती थी, परंतु धीरे धीरे जब हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़ते गए तो ये चीज़ें बहुत कम हो गई। उस वक्त पे इस वीरांगना ने फिर से एक आवाज़ उठाई और उसने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं किस तरह से अपनी महिलाओं को, अपनी जो स्त्री जाति है उसको मैं किस तरह से आगे बढ़ाऊं। आज मैं उन सभी स्त्रियों को कहना चाहूँगी कि हम सभी को इस सावित्रीबाई फुले का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए कि आज हम उनके कारण ही शिक्षित हैं, क्योंकि उन्होंने एक राह दिखाई सब महिलाओं को, एक अपना विचार है जो उन्होंने सबके सामने रखा और धीरे धीरे समाज किस तरह से बदला। और आज हम इन 200
सालों में कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं, इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं सावित्रीबाई फुले को देती हूँ। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ और महाराष्ट्र के एक नए गांव में हुआ और इनके पिता का नाम खंडेजी नवेश पाटिल था और इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था और ये अपने परिवार की सबसे बड़ी संतान थी। उस वक्त पे बाल विवाह की प्रथा थी और इनका भी विवाह 9 साल की उम्र में हो गया, लेकिन इनका विवाह जिनके साथ हुआ उनका नाम था ज्योतिराव फुले, जो केवल 13 वर्ष के थे। और जो उस वक्त का जो समाज था उसमें बाल विवाह एक आम प्रचलित प्रथा थी जो हर एक वर्ग के लोग निभाते थे और करते थे। लेकिन उस वक्त पे सावित्रीबाई फुले को कोई अक्षर का ज्ञान भी नहीं था जब उनकी शादी हुई। और इससे पहले कि मैं आपको सावित्रीबाई फुले के बारे में बताऊं, मैं चाहती हूं कि आप उनके जो पति हैं ज्योतिबा राय फुले, उनके बारे में पहले मैं आपको जानकारी दूं और उसके बाद मैं आपको सावित्रीबाई फुले की बात। जिस तरह से कहते हैं कि किसी पुरुष का सफलता का राज उसके पीछे खड़ी एक नारी का होता है, उसी तरह से सावित्रीबाई फुले की भी सफलता का राज उनके पति ज्योतिराव फुले का था। ज्योतिराव फुले जो एक सफल पुरुष और उनके पास आगे समाज की जो कुरीतियाँ थी जिनके बारे में उन्होंने जाना था और उनको किस तरह से वो उनको दूर करना चाहते थे, और सावित्रीबाई फुले ने इनका पूरा साथ दिया। पर राव हमेशा ये सोचते थे कि जब तक हम स्त्रियों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज का सुधार नहीं हो सकता। तो इसी कारण ज्योतिबा राव ने, जो बचपन से ही बहुत होशियार थे और उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, और इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ज्योतिबा राव एक उच्च वर्गीय जाति या आप ये कहिए कि नीच जाति के थे, ये माली परिवार से थे, क्योंकि इनके पिता का नाम गोविंदराव फुले गौर था, जो एक माली थे और इनके 3 बेटे थे और ये 3 भाई थे जिनको उन्होंने एक माली के पास उन्होंने उसके काम काज उनसे सीखा था और वो इतने माहिर हो गए थे इस काम में कि पेशवा राय द्वितीय ने उनको अपने जो फूलों का काम था वो उनकी जिम्मेवारी पे डाल दिया था। और जब वो इनसे इतने प्रसन्न हुए थे कि उनको 35 एकड़ ज़मीन इनको दी थी, लेकिन इनका जो वर्ग था, इनको इतना सम्मान भी मिला था, लेकिन ये नीच वर्गीय दलित थे, तो इनका जो समाज में जितना सम्मान होना चाहिए उतना नहीं हुआ। जो गोविंद राय, जो ज्योतिबा राय के पिता थे, वो एक बहुत ही निपुण माली और फूल सजाने वाले का काम करते थे और खेती बाड़ी करते थे। जो ज्योतिबा राव का जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था और उनके जन्म के 1 साल बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। ये अब 2 भाई थे, ये छोटे बेटे थे और उनके जो बड़े भाई थे वो भी खेती बाड़ी का ही काम उनके साथ करते थे। लेकिन इनको पाला पोसा उनकी जो सगुना बाई शिव सागर चिमनाबाई के नाम से जो जानी जाती है, उन्होंने ही इनको पाला पोसा। और चिमनाबाई ने बचपन से ही देख लिया था कि ये बालक बहुत ही होशियार बालक है, जिसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। लेकिन विडंबना हमारे देश की ये थी उस वक्त पे कि सिर्फ उच्च वर्गीय समाज के लोग ही पढ़ सकते थे, नीच जाति के लोग नहीं पढ़ सकते थे। जो उस वक्त तो
ज्योतिराव को ये बातें नहीं पता थी, लेकिन उन्होंने कोशिश करी और कुछ शिक्षा उन्होंने चिमना भाई से भी प्राप्त करी और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पढ़ने की जो रुचि थी उनकी वो सभी के सामने व्यक्त करी। तो चिमना बाई ने गोविंद राय, उनके जो पिता थे ज्योतिराव राय के, उनको कहा कि इस बालक को पढ़ने की इच्छा है तो आप इन्हें पढ़ाइए, लेकिन समाज समुदाय को किस तरह से वो लड़ते। उन्होंने कहा कि हमारे वर्ग में ये बातें नहीं होती, जो पिता का कार्य होता है वो पुत्र करता है, और शिक्षा हमारे इसमें, हमारे समुदाय में, हमारे समाज में नहीं है। ये सिर्फ उच्च वर्गीय ब्राह्मण समाज और वो अपने ही घरों में संस्कृति, संस्कृत, व्याकरण, तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र आदि शिक्षा देते थे, और इस तरह से कोई स्कूल या कोई पाठशाला बहुत कम होती थी, जिसमें अगर कोई जाता भी था तो सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के बच्चे जाते थे। लेकिन ये जो बातें थी ये उस वक्त पे ज्योतिराव को नहीं पता थी, लेकिन उसी वक्त पे एक और जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने एक शिक्षा प्रणाली बदलने का ऐलान किया था जब ज्योतिराव सिर्फ 7-8 वर्ष के थे। और इसी वक्त ईसाई मिशनरी ने पूना में ईसाई धर्म फैलाने के लिए भी कुछ स्कूल खोले थे, और उन्हीं स्कूलों में जो मिशनरी स्कूल जो खुले थे उन्हीं में इनका दाखिला करा दिया, क्योंकि चिमना बाई थी, वो चाहती थी कि ये बच्चा इतना होशियार है तो इसको शिक्षा मिलनी चाहिए। और जब वो स्कूल गए उस वक्त पे भी उनको ये सब बातों का पता नहीं था, और जब ये ऐलान हो गया कि हाँ हर एक जो हमारी जो शिक्षा है वो हर एक भारतीय को मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका इसके पीछे एक ही कारण था कि वो अंग्रेज़ी और यूरोपीय इतिहास साहित्य से हम भारतीयों को जोड़ना चाहते थे। और जब उन्होंने उनके पिता ने जब उनका दाखिला किया तो उन्होंने ये सोच के दाखिला नहीं किया था, उन्होंने ये सोच के दाखिला किया था कि हाँ कुछ पढ़ लिख जाएगा तो हिसाब किताब में आसानी हो जाएगी। इस कारण उन्होंने वो मिशनरी स्कूल उन्होंने वहाँ पर दाखिला मिल गया उनको। और पहली बार 7-8 साल के उस बच्चे ने महसूस किया कि यहाँ पर स्कूल में, मिशनरी स्कूल में भी जाति भेद का भाव होता है। जो उच्च वर्गीय विद्यार्थी थे वो निम्न वर्गीय विद्यार्थियों को हमेशा निकालने का पूरा प्रयास करते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो बच्चे हमारे साथ बैठ के पढ़ें और हमारा एक जो दर्जा है उस दर्जे तक वो पहुँचे। और ये बात उन्होंने 2 साल पढ़ी और उन्होंने ये जाना कि ये इन उच्च वर्गीय परिवार के बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ पढ़ना मुश्किल है, तो इन्होंने 2 साल बाद अपनी वो शिक्षा वहीं पर समाप्त कर घर में आ गए। अपने पिता का हाथ बटाने लगे, लेकिन उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। फिर भी वो अपनी किताबों को जैसे ही समय मिलता, अपना हल जोतते, जैसे ही आराम करने का समय मिलता तो वो बैठ के पढ़ते थे। और धीरे धीरे करके उन्होंने 1 किताब, 2 किताब इस तरह से उन्होंने पढ़ना शुरू किया। और जो सगुना बाई थी उनकी वही कोशिश होती थी कि वो उनको किसी तरह से उनको पढ़ाती रहें या उनको आगे की शिक्षा देती रहें। और वो उनको खुद तो इतनी पढ़ी नहीं थी, वो नहीं पढ़ी हुई थी, वो उनके लिए ला के देती थी, किताबें ला के देती थी जो उनको बहुत पसंद आती थी। और काम करते करते उन्होंने अपने जो पढ़ाई का काम था वो रात को जब घर जाते थे सब सो जाते थे, लेकिन वो दिए की रोशनी में बैठ के अपनी किताबें पढ़ते रहते थे। उन्होंने कई इस तरह से किताबें पढ़ी और उनको ज्ञान
इतना मिला और ये ज्ञात हुआ कि जो इस समाज में हो रहा है वो सही नहीं है। और इसी को वो आगे जो लोग थे उनको बताने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग जो थे, उनके समाज के लोग थे, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि हाँ, हमको भगवान ने नीच जाति में पैदा किया है तो हमको ये सब चीज़ें माननी ही पड़ेंगी, क्योंकि वो अपने जीवन के साथ एक समझौता कर चुके थे। लेकिन ज्योतिबा राव ऐसे नहीं थे। उनके आंखें खुल रही थी जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे। उनको ये भी पता चला कि जब मैं ईसाई धर्म, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और दूसरे सभी धर्मों के ग्रंथ पढ़ चुके थे, और उनको ये लगा था कि यहाँ पर तो कोई ऐसा जाति वर्ग नहीं है, यहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं है, तो ये सिर्फ हिंदू समाज में ही क्यों, हमको क्यों किया जाता है कि हम एक नीच समाज में हैं और हमारे को ये अधिकार क्यों नहीं दिए जाते। साथ में उठना बैठना, साथ में पढ़ना लिखना, साथ में रहना, खड़े होना, ये सब चीज़ें जो थी समाज में, ये उनको बहुत अब खटकने लगी थी, क्योंकि उन्होंने जब पढ़ लिया था, उनको शिक्षा प्राप्त हो रही थी, तो उनके विचार भी बदलने लगे थे। उसी वक्त पे जब उनकी शादी हो गई और उनको पता चला कि उनकी जो पत्नी है वो भी, उनको एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने एक बारी पूछा अपनी पत्नी से, क्या तुम पढ़ना चाहती हो? तो उसको पहले तो बहुत हैरानगी हुई कि मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, क्योंकि उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। और जिस समाज से वो आई थी और जिस समाज में वो रह रही थी, उस समाज में इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं था। लेकिन जब ज्योतिबा राव ने उनको बताया, उनको शिक्षा का महत्व बताया और उनकी विचारधारा बदलने के लिए कोशिश करी, तो वो बहुत खुश हुई। लेकिन वो घर में बैठ के सबके सामने उनको पढ़ा नहीं सकते थे। तो जब वो दोपहर का खाना लेके ज्योतिबा राव को खेत में जाती, तो उसी वक्त पे उनको खाना खिलाते हुए और जितनी देर वो बैठती, उस वक्त पे ज्योतिबा राव ने उनको पढ़ाना शुरू किया। लेकिन उनकी रुचि देखकर और उन्होंने बहुत जल्द ही ये सारी चीज़ें ग्रहण कर ली और उनकी अच्छी शिक्षा की तरफ उनका झुकाव हो गया। इसी तरह से ये बात कुछ समय तक चलती रही, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। लोगों को पता चला इसके बारे में कि ये उधर बैठ के पेड़ के नीचे दोनों बैठ के पढ़ते हैं। तो उन्होंने गोविंद राव, जो उनके पिता थे और सावित्रीबाई के ससुर थे, उनको बताई। उन्होंने बहुत उनको डांट फटकार लगाई और उनको कहा कि ये नहीं चलेगा और ऐसे नहीं, हमारे समाज में ऐसे नहीं होता, तो आप ऐसे नहीं करोगे। जहाँ तक ज्योतिबा राव का सवाल था, तो वो अपनी मर्जी से पढ़ते थे, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, इस वजह से उनको तो फिर पढ़ने की मनाही नहीं थी। लेकिन सावित्रीबाई फूले को तो बहुत मनाही थी। उनको ये अधिकार ही नहीं दिया जाता था, या समझा जाता था कि ये उनका अधिकार भी है कि वो एक अक्षर का ज्ञान या कुछ वो पढ़ सके। लेकिन ज्योतिबा राव ने इन चीज़ों की परवाह नहीं की और उनको पढ़ाई उनकी करवाते रहे, और जितना हो सकता था उन्होंने उनको पूरी उनकी जो शिक्षा थी उनको साथ निभाते रहे, और उनको धीरे धीरे उनको छोटी छोटी परीक्षाएं भी उनकी देते रहे। जब उनको पता चला कि उनका जो अब वो काफ़ी पढ़ चुकी हैं, तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए ज्योतिबा राव ने उनको एक अहमदनगर में एक मिशनरी स्कूल में ट्रेनिंग के लिए उनको भेजा क्या लेके गए उनको। और वहाँ पर जो थे लोग, जब उनको ये सब बात पता चली, तो उन्होंने उनके पिता को आकर कहा कि हमारे समाज में ये ठीक नहीं चल रहा और ये इनको आप अपने घर से निकाल दीजिए।
और अगर आप इनको नहीं निकालोगे तो हम आपको हमारे समाज से निकाल देंगे। इसी प्रेशर में गोविंदराव ने अपने बेटे बहू को घर से निकाल दिया। परंतु कहते हैं ना कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो और कई दरवाजे खुल जाते हैं। इस वक्त पर उनका जो साथ दिया था वो दिया था उनके दोस्त, मुस्लिम दोस्त उस्मान शेख ने और उनकी बहन फातिमा शेख ने, जो सावित्री बाई की सहेली भी थी, और उनके पास बहुत बड़ी हवेली थी जिसमें वो रहने लगे। और एक साल में ज्योतिबा राव ने वहाँ पर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलने की इच्छा व्यक्त करी। हवेली बहुत बड़ी थी और एक कोने में उन्होंने सोचा कि मैं जो स्त्रियां हैं और जो लड़कियां हैं उनको मैं शिक्षा दूं, ताकि उनके जो विचार हैं और जो ये समाज में उनको हर एक को समझाने के लिए सबसे ज़रूरी काम है। अगर हम समाज का बदलाव चाहते हैं, अब समाज को बदलना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी पहला कर्तव्य हमारा ये है कि हम वहाँ के जो लोग हैं उनको शिक्षित करें। अगर लोग शिक्षित होंगे तो उनकी विचारधारा बदलेगी, उनकी सोच बदलेगी। बिना शिक्षा के वो उन्हीं रूढ़िवादी बातों में हमेशा रहेंगे जिनका सामना करना और जिनसे तर्क वितर्क करके कुछ नहीं निकलता। तो उन्होंने वो सोचा कि मैं यहाँ पर स्कूल खोलता हूँ, और उन्होंने स्कूल खोला। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पर एक शिक्षक का होना ज़रूरी था। उन्होंने बहुत कोशिश करी और उनको कोई शिक्षक नहीं मिला। फिर सावित्री बाई फुले ने कहा, हम शिक्षक क्यों ढूंढ रहे हैं, इतनी शिक्षा तो है, मैं इन लड़कियों को पढ़ा सकती हूँ। और वो घर घर जाके उन्होंने उन लड़कियों को इकट्ठा किया, और उस वक्त पे उनके पास सिर्फ 9 लड़कियाँ आईं, और इन्होंने वो पाठशाला अपनी 9 लड़कियों के साथ शुरू करी। और उस वक्त पे उनका साथ दिया फातिमा शेख जी ने भी। और इस तरह से धीरे धीरे जब उन्होंने ये स्कूल शुरू किया, उस वक्त पे जो उनको संघर्ष का सामना करना पड़ा, आज आप सोच के देखिए कि आज से 200 साल या 190 साल पहले की बात आप सोचिए कि जहाँ पर समाज में लड़कियों को खड़ा होना भी मुश्किल था, वहाँ पर उनको शिक्षा देना तो बहुत ही बड़ी बात थी। और ये सावित्री बाई फुले ने अब किसी तरह से उन लड़कियों को उनको पहले इकट्ठा करना और उनके माँ बाप को जाके बताना कि हाँ, किस तरह से हम लड़कियों को पढ़ा के उनकी सोच के बारे में और उनके आगे का जो जीवन है, और वो जो भुगतती हैं शादी के बाद, कई चीज़ें इस तरह से होती हैं, क्योंकि छोटी छोटी लड़कियों की शादियां कर दी जाती थी बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग के साथ, जिसका कुछ समय बाद निधन हो जाता था, और वो छोटी सी लड़की एक विधवा होके इस तरह की एक ज़िंदगी जीती थी जो बहुत दयनीय थी, जिसकी व्याख्या करना भी बहुत मुश्किल है। और ये बात सावित्री बाई फुले ने बहुत अच्छे से देखी थी, और वो नहीं चाहती थी, और चाहती थी कि ये जो समाज है, हमारी जो महिलाएं हैं, उनको हम उभारें और इस समाज का हम उद्धार करें। क्योंकि जब तक हम उनको शिक्षा नहीं देंगे, जब तक वो उनकी विचारधारा नहीं बदलेंगे, तब तक इस समाज को बदलना बहुत मुश्किल है। तो आज के इस एपिसोड में यहीं तक। अगले एपिसोड में उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो सावित्री बाई फुले ने की थी, उसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।